गाइस हम करने वाले हैं क्लास 8 का सोशल साइंस, जो कल के पेपर यानी कि 7 जुलाई को आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन हमने उठाया है। ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि हमने चैप्टर वाइज जो है आपका सोशल साइंस, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, चाहे वो हिस्ट्री है, सारे चैप्टर वाइज हमने कर लिया है। ये एक तरह से आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें एक वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी हैं। इन्हें देख लेना लास्ट तक, क्योंकि आपके एग्जाम में आने लायक है। इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना है, वहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कल जो आपका साइंस पेपर था यानी कि 5 जुलाई, इसमें हुआ क्या था कि जो आपका रेड्यूस सिलेबस के आधार पर जितने भी चैप्टर आपको मतलब दिया गया था, उससे क्या क्वेश्चन तो आया था, बट उससे पहले यानी चैप्टर नंबर 1 जो कि कोशिका है, 2 चैप्टर यहाँ से आपका जो सिलेबस में था नहीं, वो चैप्टर भी आपका क्या कर दिया था, कल को साइंस में दे दिया था। क्या पता सोशल साइंस में भी ये सब दे दिया जाए, यानी आपके साथ कुछ गलत हुआ है। ठीक है। और कुछ सही भी हुआ है, क्योंकि जिन्होंने ये सब चैप्टर को पढ़ लिया उनका तो हो गया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए गलत हुआ है। सो इसीलिए ये सोशल साइंस जो है आपके लिए लाया जा रहा है, ताकि आपका एग्ज़ाम कल जो है बेटर से बेटर चला जाए। ठीक है। इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज वहाँ पे भी चेक कर लेना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से, अति लघु प्रश्नोत्तर में से। यहाँ पर बोला औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, और ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। मतलब इसी को औपनिवेशिक युग कहा जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपको रटना नहीं है, बल्कि समझना है, और समझने के आधार पर आप अपने एग्जाम को देने होंगे। वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि विद्यार्थी अपने यथासंभव अपने शब्द में ही आंसर देंगे। सो आपको क्या करना है, जब अंग्रेजों के शासनकाल में, जब अंग्रेज हमारे भारत में आकर वो शासन कर रहे थे, उस टाइम लोगों के पास ना समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति थी, वो कोई भी चीज़ नहीं थी, और ना ही उनके आर्थिक विकास यानी कि आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। तो इसी को औपनिवेशिक युग कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर बोला रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को किस काम को सौंपा गया था। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये रेनल को क्या काम करने के लिए सौंपा था, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। ठीक है। हिंदुस्तान का जो मैप है यानी कि नक्शा है, उनको बनाने के लिए उन्हें सौंप दिया गया था। ठीक है, यानी कि रेनल को। ठीक है। दूसरी क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि जैसे यहाँ पर दिया लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया विज्ञापन कब प्रकाशित किया गया था। ये जो लिप्टन चाय के लिए जो तैयार किया गया था, जो यानी कि विज्ञापन है, वो कब को तैयार किया गया था। ठीक है, कब को मतलब प्रकाशित किया गया था, ये तो पहले ही तैयार किया गया था, यानी कि उसको लोगों के सामने कब लाया, तो आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में लिप्टन चाय के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। याद रखेंगे ये डेट। ठीक है, यानी कि इस ईस्वी को याद रखेंगे 1922। आगे बात करते हैं यहाँ पर लिप्टन चाय विज्ञापन से क्या संकेत मिलता है। ये लिप्टन चाय विज्ञापन था, इससे हमें क्या संकेत मिलता है, सो आंसर हो जाएगा लिप्टन चाय विज्ञापन से इस बात का संकेत मिलता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं, मतलब कि दुनिया भर के लगभग लोग यही चाय पीते हैं, यही हमें संकेत मिलता है इससे। आगे यहाँ पर दिया भारतीय इतिहास को इतिहासकारों ने किस प्रकार वर्गीकरण किया था, सो आंसर हो जाएगा भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 प्रकार से विभाजित किया था। यानी इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा जा सकता है, 3। तो कौन कौन सा, एक प्राचीन युग जो कि बहुत पुराना है, उसके बाद एक मध्यकालीन, इसके बीच वाला अरेखीय आधुनिक काल जो कि अब के है। तो मतलब कि इतिहासकारों ने मतलब इतिहास को लगभग क्या 3 ही खंडों में बांट दिया गया है। आपको याद रखना है कौन कौन सा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल। ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब और कहाँ बनाया गया था, सो आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है 1920 के दशक में दिल्ली में बनाया गया था। जो भारतीय राष्ट्रीय लेखागार है, अभिलेखागार है, ये 1920 के दशक में और वो दिल्ली में बनाया गया था। आगे भारत में प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल तथा अंतिम वायसराय का यानी कि वायसराय का नाम बताओ, तो आंसर हो जाएगा भारत में प्रथम गवर्नर जनरल आप तो जानते होंगे वॉरेन हेस्टिंग था, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स था। और भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। यही आपको पूछा जाता है, भारत के पहले और भारत के अंतिम वायसराय, यही दोनों को पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर
औपनिवेशीकरण किसे कहा जाता है? औपनिवेशीकरण किसको बोलते हैं? जब एक देश में दूसरे देश के प्रभाव से राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है, जैसे अंग्रेजों ने हमारे भारत में किया था। आगे है यहाँ पर जेम्स मिल कहाँ के रहने वाले थे? तो जेम्स मिल जो है ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, याद रखेंगे। उसके बाद है आपका लघु प्रश्न उत्तर, ठीक है, जो आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इतिहास में तारीखों का क्या महत्व होता है? इतिहास में तारीखों का क्या महत्व होता है? डेटों का क्या इंपॉर्टेंस होता है? सो आंसर हो जाएगा इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध को बताता है, यानी अलग अलग समय में क्या क्या परिवर्तन होता है ये संबंध हमें बताता है। इसके अलावा अतीत में चीज़ों किस तरह की थी और उनमें अब क्या बदलाव आया, ये सारी चीज़ें हमें इतिहास के थ्रू पता चलता है। और आगे है मतलब कि अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का भी विवरण जो है ढूंढते हैं, इसीलिए इतिहास में तारीखों का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। बस यही रीज़न है। आगे को यहाँ पर दिया जैसे जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया था, यानी भारत के इतिहास को जेम्स मिल ने किन किन कालखंडों में मतलब कि विभाजित किया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जैसे 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में मतलब विभक्त किया। एक तो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी, और इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। यानी कि स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री या फिर राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल के थ्रू हिस्ट्री जो है वो 3 भागों में बांटा। वो क्या किया, जो उन्होंने एक बुक्स का नाम मतलब एक बुक्स लिखा जो जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास क्या था, तो उसमें उन्होंने क्या मतलब इस किताब में भारत का इतिहास जो कितने भागों में बांटा? 3। एक तो है हिंदू यानी धर्म के आधार पर, एक है मुस्लिम और एक है ब्रिटिश, ये 3 कालखंडों में बांटा था। आगे यहाँ पर बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अभिलेखागार की आवश्यकता क्यों है? अभिलेखागार की आवश्यकता आखिर क्यों है? सो आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की मान्यता थी कि अंग्रेजों का लिखना महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेजों का मान्यता थी कि वो अंग्रेज यानी कि मतलब कि यहाँ पर जैसे बोला चीज़ों का जो लिखना है वो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और उनके हर एक निर्देश यानी कि उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत और फैसला, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था, ठीक है। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था, और इस समझदारी के चलते ज्ञान यानी कि ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा होती है। अंग्रेजों ने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय मतलब कि सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड जो है अपने रूम में होते थे, और इस प्रकार महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 4 नंबर में बोला आधुनिक भारत में ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं? सो आंसर हो जाएगा आधुनिक भारत में ऐतिहासिक स्रोत में किले, मकबरे, शिलालेखों, विदेशी यात्रियों की कृतियाँ, पांडुलिपियाँ, मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान सरकारी रिकॉर्ड रखने की परंपरा की शुरुआत की। इतिहासकारों के लिए यह सरकारी रिकॉर्ड उस युग की जानकारी प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम कहा जा सकता है। आगे यहाँ पर बोला है 5 नंबर से बोला आधुनिक भारत के भौगोलिक भूभाग का वर्णन करें। सो आंसर हो जाएगा भारत का एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है, और उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीपीय को घेरे हुए हैं। और भारत का क्षेत्रफल यानी कि 32.8 लाख, ये तो हम जानते ही होंगे, वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का जो विस्तार है लगभग वो 3200 किलोमीटर है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। तो भारत आज के चीन के बाद यानी कि भारत आज चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर 6 नंबर में बोला अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों का लिखना महत्वपूर्ण होता है, उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था, और इसी समझदारी
के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा होती थी और अंग्रेजों के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक शासकीय संस्थानों में अभिलेखागार कक्ष बनवा दिया। तहसील का दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके लिए अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे स्थान जो है बनवाए गए थे। ये बात करते हैं, जैसे यहाँ पर बोला है, क्या भारतीय इतिहास के मध्यकाल को एक ही धर्म दौर कहना उचित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय इतिहास के मध्यकाल को एक ही धर्म दौर कहना उचित होगा, क्योंकि यह मध्यकाल में सल्तनत काल एवं मुगल काल आते थे। दोनों का एक ही धर्म था, इस्लाम था। वे इस्लाम धर्म के समर्थक एवं पोषक थे, तो हम कह सकते हैं उचित ही होगा। उसके बाद आता है आपका दीर्घ प्रश्न उत्तर, जो आपको 10 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। सो किस तरह क्वेश्चंस रह सकता है? सो पहला यहाँ पर है, सर्वेक्षण से हम क्या जानकारी, मतलब हमें क्या जानकारी मिल सकती है? सो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वेक्षण काफ़ी अहम माना गया था, जब ब्रिटिश शासन चल रहा था, ठीक है। अंग्रेजों की सोच थी कि देश पर सही ढंग से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी एकत्र करना आवश्यक है। फिर 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर सर्वेक्षण कराए गए और ग्रामीण स्तर पर राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इसके माध्यम से ही धरती की प्रकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु, फसलों और स्थानीय इतिहास की जानकारी हासिल की जाती है। यानी कि आजकल जैसे होता है ना कि जनगणना, वैसे हमें पता चलता था उस टाइम, यानी कि उस टाइम की बात हो रही है जब ब्रिटिश शासन चला रही थी, ठीक है। अंग्रेजों की धारणा थी कि किसी इलाके पर शासन चलाने के लिए इन बातों की जानकारी जरूरी है, होती है। फिर 19वीं सदी के अंतिम तक, यानी कि अंतिम दशकों से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी और वही रूल अभी तक चल रही है, ठीक है। इसके तहत देश के सभी प्रांतों में रहने वाले, मतलब सभी जगह रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण जैसे कई अन्य सर्वेक्षण भी किए गए थे। तो इससे ये बहुत अच्छी तरीका है कि इससे हमें लोगों, मतलब हर प्रांत में रहने वाले लोगों की चीज़ों के बारे में पता चलता है, कितने लोग हैं उस देश में, मतलब उस जगह पर कौन सा पेड़ पाए जाते हैं, कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन सा चीज़ें, कौन सी फसल उगाई जाती है, ये सब चीज़ें पता चल जाती है अगर ऐसे सर्वेक्षण होने पर, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला है, अगर इतिहास में अवधियाँ तय नहीं होती तो हम किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता? अवधियाँ अगर तय नहीं होती, समय तय नहीं होती, तो हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता था? सो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता। तो आंसर हो जाएगा, जैसे अगर इतिहास में अवधियाँ तय नहीं होती तो हमें निम्न परेशानियों का सामना करना पड़ता। कौन कौन सा है? तो हम यहाँ पर बोले, जैसे हम एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए परिवर्तन के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती। अवधि मतलब समय, ठीक है। उसके बाद हमें इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती कि कब किस राजा की तजपोशी हुई और कब मतलब कब कौन सा युद्ध हुआ और कब किसकी मृत्यु होगी, ये सब हमें पता नहीं चल पाता अगर समय नहीं हुआ होता तो, ठीक है। उसके बाद आगे क्या आएगा, हमें इस बात की भी जानकारी नहीं मिलती कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और अब उनमें क्या बदलाव आया, तथा अतीत और वर्तमान की तुलना हम नहीं कर सकते अगर समय नहीं होता, यानी अवधि नहीं हुआ होता। तो इन सारी चीज़ों का हमें, परेशानियों का हमें क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। चौथा है, यदि इतिहास में अवधियाँ तय नहीं होती तो आम जन के बारे में सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन की सही जानकारी प्राप्त करना हमें कठिन हो जाता। तो इसीलिए अवधियाँ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनके बिना हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर बोला, इतिहास में तारीखों का महत्व अहम होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल है, ठीक है। कैसे? सो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर। भारत पर कई सदियों तक अंग्रेजों का शासन रहा। अगर उसमें महत्व नहीं होता तो हमें थोड़ा पता चलता अंग्रेज कब आए थे, कितना साल तक हमारे देश में रहे और कौन सा शासन कब तक चला था, कौन सा युग कब तक चला था, क्या परिवर्तन हुआ, कब से परिवर्तन हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सब हमें पता थोड़ा चलता अगर उसमें डेट नहीं होता। तो इसीलिए हम सहमत हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बोला है शासन रहा। ब्रिटिश शासन की स्थापना का कोई एक दिन निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी इसी तरह अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो यह बताना कठिन है कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किस तारीख से हुई थी। वास्तव में ये चीज़ें लंबे समय तक चली, इससे एक निश्चित तिथि में नहीं बताया जा सकता। इन परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए हमें अवधि का जिक्र कर सकते हैं, यानी अवधि जिक्र कर सकते हैं। अवधि में एक कालखंड को शामिल किया जाता है
जब बदलाव की मतलब कि सुगबुगाहट शुरू हुई थी। तो इन तथ्यों के बावजूद हम देखते हैं कि लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। इसका एक कारण यह है कि पहले युद्ध और बड़ी घटनाओं के विवरण को इतिहास समझा सकता है। इस इतिहास में शासकों और उनकी नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है, ठीक है। उसके बाद है और उनकी नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती थी, जैसे राजा का राज्याभिषेक, उसका वैवाहिक जीवन, युद्ध एवं सीमा विस्तार, उपलब्धियां, उसकी मृत्यु और उत्तराधिकार को इतिहास का विषय में माना जाता था। इस स्थिति में इन घटनाओं को निश्चित तारीख बताने में कोई परेशानियां नहीं है। इस प्रकार हम इस बात से सहमत हूँ कि इतिहास में तिथियों का महत्व अहम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं। यहाँ पर बोला अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी थी? तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त जो है शाहजहां ने दी थी। यानी अंग्रेजों को बंगाल के कई क्षेत्र यानी सीमित क्षेत्र में ही अंग्रेजों को बोला था कि आप यहाँ से व्यापार कर सकते हो, और ये किसने दिया था? शाहजहां ने, ठीक है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर बोला बक्सर में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा बक्सर में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो ने किया था, ठीक है। यानी बक्सर में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? किसके नेतृत्व में युद्ध चला था? तो आंसर हो जाएगा कैप्टन मुनरो के नेतृत्व में, ठीक है। आगे बात करते हैं झारखंड कंपनी सरकार के संपर्क में कैसे आया? झारखंड जो है कंपनी के कांटेक्ट में कैसे आया? सो इसका आंसर हो जाएगा, आपको रटना नहीं है बल्कि समझना है। सो यहाँ पर बोला है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले सिंहभूम जिला से हुआ था। यानी उनकी एंट्री जो है अंग्रेजों की सिंहभूम जिले की ओर से हुआ था। और जब 1765 ईस्वी में वैसे हम लोग तो जानते हैं 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड जो है अलग किया गया था, ठीक है। लेकिन इससे पहले तो वो बिहार का ही अंग माना जाता था। जैसे यहाँ पर दिया है कि 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई, यानी सारी चीज़ें वो ईस्ट इंडिया को मिली, तब छोटानागपुर अंग्रेजों के अधीन में आ गया, यानी कि उनके कंट्रोल में आ गया। तो झारखंड उस समय बिहार का ही अंग हुआ करता था, क्योंकि ये तो 15 नवंबर 2000 को ना अलग हुआ है। सो हम कह सकते हैं ऐसे ही झारखंड जो है कंपनी के संपर्क के जैसे कंपनी सरकार के संपर्क में आ गया था। आगे यहाँ पर बोला है कि मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? आखिरी शक्तिशाली, तो आंसर हो जाएगा जो मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब था, ठीक है। कौन था? औरंगजेब। ये तो था शक्तिशाली। यहाँ पर भी आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा बट थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर बोला मुगल बादशाहों का अंतिम बादशाह, यहाँ पे अंतिम बादशाह और यहाँ पर आखिरी शक्तिशाली बादशाह। तो आखिरी शक्तिशाली बादशाह सो औरंगजेब थे, और जो अंतिम बादशाह थे वो मुगल बादशाहों का अंतिम बादशाह था बहादुर शाह जफर, ठीक है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पर बोला अंग्रेजों ने किस प्रकार अपना अधिकार जमाया? अंग्रेजों ने किस प्रकार अपना जो है अधिकार जमाया? तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जफर को अपना नेता मान लिया था, ठीक है। और परंतु जब सिपाही विद्रोह को कुचल दिया गया, सिपाही विद्रोह जो 1857 में हुआ था, ठीक है, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने को मजबूर कर दिया। पहले तो उनको नेता बनाया, फिर उसको जब सिपाही विद्रोह चल रहा था तो उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, कुचल कर उसको अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और उसके सामने उसके बेटा को ही मार डाला। और ऐसे ही अंग्रेजों ने अपना अधिकार जो है जमाया हमारे देश में, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर भारत के समुद्री मार्ग को किसने और कब पता लगाया? तो हमें जानते हैं और ये आप भी जानते होंगे, वास्को डी गामा ने सबसे पहले आया था। यानी भारत के समुद्री मार्ग का पता 1498 ईस्वी में ही हुआ था, और ये वास्को डी गामा ने लगाया था। याद तो आपको है ही। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और कहाँ शुरू हुई थी? तो आंसर हो जाएगा पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है ये 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला बक्सर की लड़ाई कब हुई और इस लड़ाई में किसकी हार हुई? सो आंसर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई जो है 1764 ईस्वी में हुआ, और इस लड़ाई में मीर कासिम को हारना पड़ा, मतलब कि मीर कासिम इस युद्ध में हार गए थे। आगे क्वेश्चन से टिप्पू सुल्तान कौन था? तो आंसर हो जाएगा टिप्पू सुल्तान जो है ये हैदर अली के पुत्र था और मैसूर का शासक था। यानी कि टिप्पू सुल्तान और कोई नहीं था, हैदर अली के एक पुत्र थे और वो मैसूर के राजा भी थे, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला है विलय नीति को किसने अपनाई थी? सो आंसर हो जाएगा डलहौजी ने विलय नीति को अपनाया था, क्योंकि ये आसपास के क्षेत्र को धीरे धीरे हड़पने लगे थे, तो उसको विलय नीति का नाम दिया। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर प्लासी के
युद्ध के 2 कारण बताओ, यानी कि क्यों युद्ध हुआ था प्लासी का, क्या वजह था जो युद्ध हुआ था। तो हमें 2 कारण बताना था। 2 कारण यहाँ पे देखो कि पहला तो है अंग्रेजों का बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करना, यानी अंग्रेजों ने बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप किया जिस वजह से ये युद्ध शुरू हुआ। दूसरा, बिना अनुमति के कोलकाता की किलेबंदी कर दी गई, बिना अनुमति के अंग्रेजों ने कोलकाता को किलेबंदी कर दी और यही 2 रीजन था जिस वजह से प्लासी का युद्ध जो है शुरू हो गया। ठीक है, आगे आते हैं 30 नंबर सवाल, प्लासी के युद्ध के 2 परिणाम, यानी युद्ध के बाद क्या परिणाम आया, क्या रिजल्ट आया वो बताओ 2 को भी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला को हराकर मौत के घाट उतार दिया, यानी उनको मार दिया गया। और मीर जफर को अंग्रेजों के कठपुतली जो है नवाब बना दिया गया। यानी जब ये युद्ध चल रहा था, यानी प्लासी का युद्ध, इसमें सिराजुद्दौला को यानी कि सिराजुद्दौला को हराकर उसको क्या कर दिया, मार दिया गया। फिर जो मीर जफर जो है इसको अंग्रेज़ों ने नवाब बनाया, लेकिन वो नवाब तो बने थे लेकिन वो अंग्रेज़ों के इशारे पर ही चलते थे, यानी कठपुतली नवाब उसको बना दिया गया था। ये था पहला परिणाम। दूसरा है अंग्रेजों का प्रभाव पहले से ही अधिक हो गया, यानी पहले से ज़्यादा हो गया और बंगाल पर ही नहीं पूरे भारत राज्य पर स्थापित करने के लिए ये प्रस्तुत हो गया। ठीक है, अंग्रेजों का जो दबाव था, प्रभाव था। ठीक है, उसके बाद आता है बक्सर के युद्ध। बक्सर के युद्ध क्या है, तो यहाँ पर बक्सर के युद्ध के 2 कारण बताए, यानी बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था इसके 2 कारण बताओ। तो आंसर हो जाएगा जैसे सन 1763 में मीर कासिम तथा अंग्रेजों के बीच जो है लड़ाई का छिड़ना, ये हो गया पहला परिणाम। दूसरा, क्लाइव को बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बना दिया गया, ये 2 रीजन था जिस वजह से बक्सर का युद्ध जो है शुरू हो गया। उसके बाद आता है आपका लघु प्रश्न उत्तर। ठीक है, लघु प्रश्न उत्तर में से क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों भयभीत थे, यानी अंग्रेज लोग जो है टीपू सुल्तान से क्यों डर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि टीपू सुल्तान ने कंपनी के व्यापारिक हितों पर घात यानी कि आघात किया, यानी उनको आघात किया। दूसरी, उसने अपने रियासत के बंदरगाहों, यानी कि जिस इलाके में बंदरगाह यानी कि जहाँ पे नाव से आते जाते हैं, जहाँ पे बड़ा बड़ा नाव को रुका जाता है, तो वहाँ से उन्होंने क्या किया, चंदन, काली मिर्च और इलायची के निर्यात यानी भेजने पर उन्होंने क्या किया, रोक लगाया, रोक लगा दी। और साथ ही टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद से, देखो फ्रांसीसी यानी फ्रांस, ये आज से हमारे फ्रेंड नहीं है हमारे देश, वो बहुत साल पहले से ही फ्रांस जो है हमारे साथ है। और जैसे टीपू सुल्तान ने क्या किया, फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया, सेना का आधुनिकीकरण यानी उनकी मदद से। फिर फ्रांसीसियों के साथ बढ़ते संबंध में अंग्रेजों को काफ़ी जो है भयभीत होने लगे, अंग्रेज अब काफ़ी डर रहे थे क्योंकि भारतीयों ने फ्रांसीसियों के साथ हाथ मिला लिया था। आगे है, नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद क्यों स्थानांतरित कर दिया, यानी कि अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद में क्यों ट्रांसफ़र कर दिया, यानी आखिर रीजन क्या था। सो आंसर हो जाएगा औरंगजेब के फरमान द्वारा निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति जब कंपनी को मिल गई, तो जिसका फ़ायदा कंपनी भर भर के उठा रही थी, परंतु कंपनी के अफसर भी अपना निजी व्यापार करते थे और शुल्क चुकाने से बचते थे, जिस कारण बंगाल के नवाब यानी मुर्शीद कुली खां से कंपनी का टकराव होने लगा। और साथ ही अंग्रेजों के षड्यंत्र से बचने के लिए नवाब जो है मुर्शिदा कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से कहाँ भेज दिया, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया, यही डर से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे पूछा जाएगा कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने किस प्रकार से जीत लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित प्लासी नामक स्थान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुई। सेनापति मीर जफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई और प्लासी का युद्ध जो है एक नाममात्र युद्ध था, क्योंकि यह युद्ध जो है कुछ घंटों में ही समाप्त हो चुका था। ठीक है, यही रीजन था। आगे क्वेश्चन से आप 4 नंबर बोला कि बक्सर युद्ध के क्या परिणाम हुए। सो बक्सर जो युद्ध हुआ था इसके बाद क्या रीजन है, क्या परिणाम आया, क्या रिजल्ट आया, ये बताओ। सो इसमें हो जाएगा जैसे अंग्रेजों ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला, सम्राट शाह आलम की सेनाओं को बुरी तरह से हरा दिया गया, यानी परास्त कर दिया गया। फिर बक्सर की लड़ाई भारत में अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुई, उसने प्लासी के लड़ाई का कार्य भी पूरा कर लिया। उसके बाद आगे यहाँ पर 1765 ईस्वी में अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम ने इलाहाबाद क्लाइव से समझौता कर कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी उन्हें दे दिया गया, यानी कि ऑलरेडी ये तो हार चुके थे, इनकी हिम्मत नहीं थी इसलिए वो उनको सौंप दी। आगे यहाँ पर बोला है दिल्ली पर शासन करने का मराठों का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, आखिर क्यों। सो आंसर हो जाएगा जब पानीपत की
तीसरी लड़ाई में हार के पश्चात मराठों को कई राज्यों में बांट दिया गया। जब पानीपत की तीसरी युद्ध हुई, इसमें हार हुई इनकी, तो इनको अलग अलग जगह पर बांट दिया गया है मराठों को, ठीक है। उसके बाद इस हार के साथ दिल्ली से पूरे देश पर शासन चलाने का उनका सपना पूरी तरह से टूट गया। फिर सिंधिया, गायकवाड़, होलकर और भोसले अलग अलग राज्यों में शासन चला रहे थे। फिर अंग्रेजों वह मराठों के बीच 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध कब हुआ था? 1772 ईस्वी में, यानी सलबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। और दूसरा युद्ध मतलब कि आंगल मराठ युद्ध, जो 1803 से 5 के बीच हुआ था। और इसके पश्चात आगरा व दिल्ली के कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। फिर तीसरा युद्ध जो है ये 1817 से 19 के बीच हुआ। और इसके बाद अंग्रेजों ने मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया। और उपयुक्त ये कारण था कि दिल्ली पर शासन करने का मराठा का जो सपना है वो पूरी नहीं हो सका, यानी कि चूर चूर हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर प्लासी के युद्ध को नाम मात्र का युद्ध क्यों माना गया? क्योंकि ये कुछ ही घंटों तक चला था, ये ज़्यादा समय नहीं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा प्लासी के दौरान, यानी कि प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव की सेना और सिर्फ जोधाला की सेना आमने सामने हुई। और इस युद्ध कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया। और क्योंकि सिराजउद्दौला की सेना रॉबर्ट क्लाइव को मन से साथ दे रही थी, इसलिए इस युद्ध को नाम मात्र का युद्ध माना जाता है, ठीक है। आगे दीर्घ प्रश्नोत्तर जो 10 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। सो किस तरह क्वेश्चन रहेगा? जैसे यहाँ पर बोला राज्य हड़प की नीति के क्या परिणाम हुए? सो आंसर हो जाएगा भारत में ब्रिटिश राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने विलय या राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया। इसके तहत सर्वप्रथम सतारा जैसे 1848 में, संबलपुर 1850 में और नागपुर 1852 ईस्वी में, और झांसी को इस आधार पर अपने राज्य में मिला लिया कि इन रियासतों का कोई पुरुष वारिस नहीं है, जिस वजह से इनको अपने मिला लिया, अपने उन्होंने कब्जा कर लिया। कुशासन का आरोप लगाकर फिर 1856 ईस्वी में अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया गया और अपने नवाबों को गद्दी से हटाने का अवध की जनता ने काफ़ी विरोध किया और 1857 के महान विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई। फिर डलहौजी ने अपने इस नीति द्वारा देसी नरेशों और प्रजा में असंतोष की भावना भर दी तथा अनेक अंग्रेज विरोधियों को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बंगाल की दीवानी मिलने से कंपनी को क्या लाभ हुआ? जब बंगाल की दीवानी मिली कंपनी को तो उनको क्या क्या लाभ हुआ उनके बारे में बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जैसे मीर जफर को दोबारा नवाब बनाया गया, क्योंकि वो तो एक तो कठपुतली था ही, ठीक है, वो अंग्रेजों के बल पर चलते थे। अब नवाब कंपनी को हर महीने, जो नवाब है यानी मीर जफर जो है, कंपनी को हर महीने 5 लाख रुपया चुकाता था, यानी खुद नवाब है, फिर कंपनी को वो 5 लाख हर महीना देते थे। और कंपनी अपने सैनिकों के खर्चे से निपटाने और निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। और कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। और इसके बाद हुआ क्या, जब 1865 में मीर जफर की मृत्यु के बाद, ठीक है, मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का नवाब बना दिया और इससे कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण जो है मिल गया। फिर प्लासी युद्ध के पश्चात कंपनी को ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगे और बंगाल के दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की तो ज़रूरत नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी से कंपनी जो अपना खर्च आराम से चला सकती थी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कंपनी को जब बंगाल की दीवानी मिली तो उनको काफ़ी लाभ हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 3rd नंबर से बोला कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन करें। क्या संरचना में क्या बदलाव था? तो आंसर हो जाएगा फिर 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध की तकनीकी बदलने लगी तो कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी हो रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी कि तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता था और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। फिर 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज जो है एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। फिर सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था
और अंग्रेज पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में जाति और समुदाय की भावनाओं का नज़रअंदाज कर देते थे। ठीक है, तो ये ही रीजन था। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन सबसे क्या पूछा जा सकता है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बात मतलब किन बातों पर विवाद था। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि जब सिरोज-उद-दौला बंगाल का नवाब बने उस समय कंपनी को नवाब के ताकत से काफ़ी डर था यानी भय था, क्योंकि कंपनी कठपुतली नवाब चाहती थी तो उसे व्यापारिक रियासतों और अन्य सुविधाओं आसानी से देने में मतलब आनाकानी ना करे। फिर कंपनी ने प्रयास किया कि सिरोज-उद-दौला के प्रतिद्वंदी में से किसी को नवाब बना दिया जाए यानी उसके खिलाफ। ठीक है, फिर सिरोज-उद-दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके मतलब कि राज्य के राजनीति मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोक और बाकायदा राजस्व चुकाएं। और जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो सिरोज-उद-दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ, ठीक है, कासिम बाजार यानी स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और नवाब के फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार भी कर लिया और गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और हजारों मतलब जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधार रुख किया और कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसेना मतलब बेड़े की मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। क्लाइव ने सिरोज-उद-दौला के सेनापति को मिलकर प्लासी के युद्ध में उसे हरा दिया गया। किसको? और सिरोज-उद-दौला को। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक जितने क्वेश्चन बताए इसको आपको देख के जाना है और अच्छा हो जाए क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आपका एग्जाम में। एंड गाइज आपको इसके आगे का चैप्टर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, या तो आई बटन में देखिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है।